दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं फर्रुखाबाद के कायमगंज में। और हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं। नाम है करमवीर साक्य जी। आज हम लोग बाबूजी से बात करेंगे कि आखिर बाबूजी ने अपने जीवन में किस तरीके से संघर्ष किया। बाबूजी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आपको धन्यवाद। बाबूजी इस समय उम्र काफ़ी हो गई है आपकी। उम्र हमारी 82 वर्ष की है। अच्छा, शुरुआती दिनों में आपने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया और शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हमारी हुई है जब हम कक्षा 5 में अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय तब हमें कबीर का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा, कबीरबंद। और उसके हिसाब से मैंने जो देवी देवताएं हैं और जो मूर्त पूजा है उसका हमने विरोध किया। उसके बाद हम गांव के पास गांव उकरा है जो उस समय ब्राह्मणों का जमींदारी थी, वहाँ पढ़ने गए थे नेहरू विद्यालय में। तो हमारे साथ लड़के थे ठाकुर ब्राह्मण, धोबी धानुक और जाटवों के। तो मेरा जो झुकाव था वो दलित वर्ग के लड़कों से था। जाटवों के लड़के तो मेरे जो क्लास फेलो थे, राधे श्याम थे, श्री राम थे, अनोखे लाल थे और वो लोग थे, यादव भी थे, साक थे, लेकिन उनसे हमारी बहुत मोहब्बत थी। अच्छा, ब्राह्मण समाज के लोगों से बनती नहीं थी क्या? कभी नहीं बनी। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने ये देखा कि ब्राह्मण के सब पैर छूते हैं। उनका उनके हमारे समाज के लोग और दलित समाज के लोग ब्राह्मणों के यहाँ जाते थे। ये शुरुआत हुई है, हमारा गांव बघौना है और वहाँ के जमींदार थे कुल्लापुर के अवस्थी लोग। तो पूरा गांव जाता था होली पर, तो सारे लोग उनके बच्चों से लेकर आदमियों के पैर छूते थे, समझे कि नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि ये सभी छूते हैं, हमारे पिता कोई पैर नहीं छूआ। ये देख करके मुझे याद आई कि भाई हमारे पिता कोई नहीं छू रहा और उनके बच्चों के हमारे पिता और सारे लोग पैर छू रहे। तो मैंने भी यही सोचा कि मैंने भी किसी ब्राह्मण के पैर नहीं छुए। तो बाबूजी कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उसके अगर पैर छू लिए जाएं तो इसमें कौन सी बुराई है? नहीं, ये बात सही है कि बुजुर्ग के पैर छूना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ वर्ण व्यवस्था का है, जात पात का है। ब्राह्मण अपना हमेशा अपने को श्रेष्ठ श्रेष्ठ समझ रहा। इसलिए जब ब्राह्मण हमारी बिरादरी का या शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड का आदमी अगर 80 वर्ष का है और उसका ब्राह्मण का बेटा 10 साल का है, वो उसके पैर नहीं छूता, ये मेरे दिमाग में पड़ा कि ये नहीं छूता तो हम लोग भी नहीं छूएंगे। संकिसा में काफ़ी योगदान रहा आपका। संकिसा में किस तरीके से प्रवेश किया आपने? संकिसा में जब हम कक्षा 6 1956 में पढ़ते थे तो हम अपने पिता के साथ जब पूरे दुनिया में 2500 वर्ष जयंती मनाई गई और उसमें देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल, तो संकिसा में भी 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था और उसमें शाक क्षत्रिय महासभा ने भी हिस्सा लिया था। वो सरकारी तौर पर मनाया गया, तो हम वहाँ गए थे संकिसा 1956 में, जबकि मेरी तब उस समय 12 वर्ष की उम्र होगी। हाँ, और संकिसा में कुछ जमीन ऐसी थी जिस पर जो मुकदमा अभी भी चल रहा है? ऐसा है, मुकदमा पहले ज़मीन का कोई महत्व नहीं था। जहाँ जो धम्मा लोको बुद्ध विहार है, इसका नाम था तथागत बुद्ध विहार। तो इसमें तथागत बुद्ध विहार होने के नाते जब वो 2000 में डेथ हो गई, क्योंकि पहला बुद्ध विहार था और 2 कमरे बने हुए थे, तो मेरे दिमाग में आया कि ये जगह उनके नाम 23 डिसमिल थी, तो वो जगह कवर होती रही। तो हमने दिमाग में आया कि भाई जब पानी बरसाता है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कोई निर्माण काम किया जाए। तो 2006 से हम उस संकिसा के धम्मा लोको बुद्ध विहार में लगे रहे और तथागत बुद्ध विहार को हमने भंते प्रज्ञानंद ने सबने मिलकर उसका नाम धम्मा लोको बुद्ध विहार रख दिया। हाँ, बाबूजी आपने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और सुना है कि आप जो है जेल में भी जा चुके हो। हेलो साथियों, जेल की बात यह है कि 1963-64 में ये दिमाग में आया कि हमने ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था। हम वहाँ गए थे, क्या नाम, सारनाथ भिक्षु बनने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं बन पाए।
तो हम उनका भाषण हो रहा था हरे कृष्ण मेहताब का। उसी समय हम फर्रुखाबाद में आए 1964 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव में हम 1963 में बहुत प्रभावित हुए थे। पहले मैं दयाराम जी की वजह से हमारे सारे लोग तब जनसंघ में थे और आरएसएस कार्यालय में भी मैं 2-3 साल रहा, नुनियाई में था उसमें। तो उसके बाद जब 1963 में डॉक्टर लोहिया के भाषण से प्रभावित होकर हम समाजवादी पार्टी में चले गए और 1964 में पहला मेरा आंदोलन था वो क्या नाम जेल भरो घेरा डालो को। तो हमने यहाँ कायमगंज में तहसीलदार को कुर्सी पर उठा करके हम वहाँ तहसीलदारी करी और जेल में 2 महीने रहे। उसके बाद आए। इससे पहले रस्तोगी कॉलेज में 1962 61 और 62 में निर्विरोध स्टूडेंट यूनियन के विद्यार्थी यूनियन बनी थी पहली बार। हमारे जाने के बाद ख़त्म हो गई तो उसमें हम यूनियन के महामंत्री चुने गए। उसी समय सुशील साक्य कक्षा 8 में पढ़ते होंगे, विधायक जी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सुशील साक्य जो अब इस समय विधायक हैं वो हमारी कमेटी के मेंबर थे सुशील साक्य। बाबूजी, ऐसा कोई सपना हो आपका जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? राजनीति में आगे चल कर के जेल के अंदर 65 के बाद हम कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गए और मेरा सपना ये था कि जिस तरीके से भगत सिंह और जितने क्रांतिकारी लोग हैं उनका सपना था इस देश के अंदर समाजवाद आए, जात विहीन वर्ग विहीन व्यवस्था कायम हो। उसके लिए मैं सपना था, वो नहीं पूरा हो पाया और वो उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। 1966 में सन 1966 में 17 नवंबर 1966 में हमने उत्तर प्रदेश की अगुवाई की स्टूडेंट आंदोलन की। पहले हमारी गिरफ्तारी हुई इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। वहाँ जो सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के थे जनेश्वर मिश्रा, श्याम कृष्ण पांडे और दूसरे नेता थे, उन्होंने हमें छुड़ा लिया। हम फरार होकर के मैनपुरी क्षेत्र में बने रहे और 17 नवंबर पार्लियामेंट घेरो आंदोलन, हमने कर्फ्यू तोड़ के जेल गए। तो मेरे साथ जो जेल में रहे वो अर्जुन सिंह भदौरिया, राजनारायण और क्या नाम मनीराम बागड़ी और मुझे पूरा राम आश्रय वर्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसके अलावा बाबू जगदेव प्रसाद कसवा और कर्पूरी ठाकुर उस समय समाजवादी पार्टी में थे। मुझे उस समय इनका इतना महत्व नहीं था, लेकिन ये भी लोग 2 दिन जेल में रहे और ये बाद में चले आए तिहाड़ जेल दिल्ली में। और उसके बाद हम 1 महीना रह करके जेल से छोड़ करके फिर हम अपने कायमगंज आ गए। हमारे ऊपर 1966 में फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी कई जगह के केस थे और कई जेलों में बाद में हम रहे और बाद में सब केस वापस हो गए। इस समय बाबूजी कितने केस चल रहे हैं आपको? अब इस समय कोई हमारे ऊपर केस नहीं चल रहा, केवल हम संहिता मुक्त संघर्ष समिति की तरफ से स्तूप का मुकदमा चल रहा और एक मुकदमा धम्मा लोको का जिसका मैं अध्यक्ष हूँ वो मुकदमा चल रहा है। वो हम कमिश्नरी से जीत गए, ज़िले से जीत गए। दूसरी पार्टी ने जवाहर और फूल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, उसमें हमने कैविएट लगा दी। बाबूजी, आप जो है कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम वामपंथी विचारधारा के हैं, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी ज़िंदगी के 55 बार जेल गए हैं। और एक बड़ी बात और विशेषता है कि जब हम जिस दिन हमारी स्वामी महेशानंद के द्वारा शादी हुई थी, बौद्ध धर्म की से नहीं, आर्य समाजी थे, लेकिन शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन हमारे एक केस में मुकदमा था, उसमें हम जाजना शादी हुई, हमारी पत्नी गांव गई, हम जेल के अंदर चले गए, 1 महीना बाद जेल से छूटे। तो कुल मिलाकर के हमारे साथी जो हैं, हम पुलिस कुल मिलाकर जेल यात्रा हमारी 55 बार की है। सब मिलाकर के करीब 9 वर्ष तक हम जेल में रहे। मीसा में भी हम गए बंद, मीसा में हम बंद हुए, लेकिन हमने ये हमारे कम्युनिस्टों ने तय किया था, तो हम कम्युनिस्ट थे, तय किया था कि हम किसी भी कीमत पर जो मुलायम सिंह ने तोहफा दिया था
लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर पेंशन लेंगे, हम पेंशन नहीं लेंगे। हमने लिख के दे दिया, अब वो और लोगों ने तो ले ली पेंशन, हमने लोकतंत्र सेनानी की जो पेंशन है वो काफ़ी पैसा मिलता, सुविधाएं मिलती, वो हमने नहीं ली और आज भी अपनी जगह पर कायम। बाबूजी, आपने तो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है? हमारा आज के लोगों को संदेश है कि लुटेरी संस्कृत मनवादी संस्कृत से नाता तोड़ो, कमेरी संस्कृत बुद्धवादी संस्कृत से नाता जोड़ो। ये मेरा उनको संदेश है। और और मेरा यही लोगों से कहना, चूँकि मैं बौद्ध के सामाजिक न्याय का कार्य है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बाद में उसे आगे बढ़ाया, उससे उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए यही कहना कि समानता, भाईचारा और क्या नाम के लिए संघर्ष करें। मौजूदा हालत में जो सरकार है वो पूंजीवादी है, पाखंडवादी है और लुटेरी संस्कृत मनवादी सरकार है। और मोदी ने जितना नुकसान किया, हिंदुस्तान की जनता को लूटा है, इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने लूटा। हमारा ये हम ये चाहते हैं कि मौजूदा समय में जो मोर्चा बना है मोदी हटाओ देश बचाओ, और क्या नाम उसमें लोग आगे आए बढ़ कर के, छोटे मोटे मतभेद बोलकर उन्हें आगे बढ़ाएं। और बाबूजी, लास्ट में एक बात और हम पूछना चाहेंगे आपसे। आए दिन हमारे शाक्य, कुशवा, मौर्य सैनिक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोग पीटे जा रहे हैं, यह कब तक चलता रहेगा? साथियों, जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती है, इतिहास बुला देती है, और जो कायर बुज़दिल हो जाते हैं वे लोग पीटे जाते हैं, और जो बहादुरी के साथ संघर्ष करते हैं वो पीटने की भी हिम्मत रखते हैं। मौजूदा समय में जो बैकवर्ड में जो शाक्य, कुशवा, मौर्य सैनी लोग हैं, वे आपस में भी मतभेद है, क्यों विचारधारा में मतभेद है। उनका कारण ये है कि आपसी जब तक फूट रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। शिक्षित हों, और जो लोग बैकवर्ड के लोग ज़्यादातर कावड़िया वगैरह जो कावड़ उठाते हैं, ये पाखंडवाद की देन है। और योगी ने तो उनको बहुत बढ़ावा दिया है, कावड़ियों को। जो वे लोग लफंगे हैं, कावड़िया लोग गुंडा बदमाश टाइप के हैं, शराब पीते हैं, गांजा भांग करते हैं, और उनको ये संदेश देते हैं कि ये न पढ़ें। और अपने लड़कों को ये लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग बिरादरी के पैसे वाले, विदेशों में पढ़ाते हैं, IAS बनते, PCS बनते, और ऐसे उनको शिक्षा दी जाती है कि ये लोग आगे न बढ़ें। और कहीं कावड़ियों के नाम पर, कहीं रामलीला के नाम पर, कहीं देवी देवताओं के नाम पर इनको वहाँ उलझाए रहें, ये लोग आगे न बढ़ सकें। बाबूजी, समाज एकजुट कैसे होगा? कोई रास्ता है? समाज विचारों से एकजुट होगा। अगर किधर जाए समाज? इस समय जो है विचार नहीं कर पा रहा है कि हम जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ जाएं, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ जाएं, या केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ जाएं। किधर जाए समाज? 4 भाई हैं, एक भाई इधर है, दूसरा उधर है, तीसरा इधर है, तो समाज जो है बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि समाज को जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, समाज के लोगों को चाहिए कि जो विचारधारात्मक बुद्धवादी हैं, अंबेडकर विचारधारा के हैं, भगत सिंह की विचारधारा के, जो लोग उनकी बात कहते हैं, प्रैक्टिकल में उनके साथ रहें। और जो लोग दल बदलते हैं उनसे हमें दल बदलने वालों से, चाहे किसी भी कौम को, उनसे हमें कोई मोहब्बत नहीं। मौजूदा समय में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने चुनाव से क्यों बहुत समय तक हमने वोटिंग नहीं करी, कि अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, अच्छी वो नहीं थे, तो हम नोटा में डालते रहे। पिछली बार हमने ज़रूर ये देखा कि पाखंड ज़्यादा बढ़ रहा, निजीकरण ज़्यादा हो रहा है, अडानी अंबानी की तरफ जा रहा है, देश के में लोकतंत्र खतरा है। तो पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जो यहाँ के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनको वोट पहली बार दिया था समाजवादी पार्टी। इससे पहले डॉक्टर लोहिया वगैरह को देते रहे, लेकिन इसलिए दिया, कोई व्यक्ति को देखकर नहीं किया, कोई उनसे कोई मैं प्रभावित हूँ, इसलिए कि देश के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए। कम से कम ये समाजवादी लोग उन लोगों से तो नहीं मिलेंगे जो RSS के लोग हैं, और
गलत विचारधारा के उनसे तो नहीं मिलेंगे। जैसे बाबूजी आपने बोला कि पहले हम जो है नोटा पर वोट डालते रहे, उसके बाद जो है पिछली लोकसभा के चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया। आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया या फिर यहाँ के प्रत्याशी का चेहरा देख? नहीं, हमने हमने समाजवादियों को नहीं दिया, ना प्रत्याशी को चेहरा देख करके। हमने दिया वोट कि मोदी जो है पूंजीवादी पार्टी का है और ये लोकतंत्र का संविधान विरोधी, इसलिए सोच करके विचार दिया। व्यक्ति को नहीं दिया, न पार्टी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।